नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है अंचल का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। तय कार्यक्रम के अनुसार आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद पर अहम बैठक लेंगे। इस दौरान वे इंटेलिजेंस इनपुट्स की समीक्षा करेंगे और नक्सल प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन को अब सिर्फ 51 दिन बचे हैं। ऐसे में यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जगदलपुर दौरे पर रहेंगे और बस्तर पंडुम महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। तो शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का यह दूसरा दिन है। कल लगभग 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे और तमाम बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। और ये इस बार का जो दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 51 दिन सिर्फ बचे हुए हैं। 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी हुई है कि पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो डेडलाइन तक इस टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा, उसमें सफलता मिल जाएगी। और ये जो दौरा है इसे लास्ट नेल इन द कॉफिन भी कहा जा रहा है कि भाई ये आखिरी कील है। गृह मंत्री आज एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे और इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ पर बात नहीं होगी, और जो प्रभावित क्षेत्र हैं देश के आसपास, जैसे मध्य प्रदेश है, और जहां जहां नक्सलवाद अभी हल्का हल्का बचा हुआ है, वहां पर किस तरीके से इसे खत्म करना है नक्सलवाद को, इस पर चर्चा होगी। और कल बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से ठीक पहले सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 1,61,00,000 के इनामी 52 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें बीजापुर में 85 लाख के इनामी 31 नक्सली और सुकमा जिले में 76 लाख के इनामी 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर वे मुख्यधारा में लौटे। सुकमा में नक्सलियों ने AK-47, SLR, BJL लॉन्चर सहित अन्य अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियार के साथ सरेंडर किया। वहीं भारी मात्रा में गोला बारूद भी सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में नक्सल संगठन के कैडर स्तर के नेता और कई खूंखार नक्सली शामिल हैं, जो वर्षों से बस्तर के जंगलों में दहशत फैलाते रहे हैं। बस्तर IG P सुंदरराज ने इसे सुरक्षा बलों की रणनीतिक जीत बताया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नक्सल सरेंडर की, या कहें नक्सल मोर्चे पर जो मिल रही सफलता है उसकी ये तस्वीर है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीजापुर और सुकमा की। बीजापुर में 31 नक्सलियों ने सरेंडर किया, सुकमा में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये नक्सली हार्डकोर नक्सली जिन्होंने सालों तक बस्तर के जंगलों में आतंक फैलाया। एक तरफ जो हम लोगों ने यहाँ पर लगातार ऑपरेशंस जारी रखे हैं और जिसमें हमें कई सफलताएं भी मिली है, कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। और साथ ही साथ हम लोग दूसरे जो वैक्यूम एरियाज हैं वहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके जो दूर दराज के गांव हैं उनको मुख्यधारा में शामिल कर रहे हैं। और जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन गांवों तक पहुंच रही हैं और वहाँ के गांव के जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो एक बार मैं फिर उन सभी से अपील करूंगा जो बचे हुए नक्सली हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आए। आज 30 लोग हमारे पास सरेंडर के लिए आए थे, जिसका आत्मसमर्पण किया गया है। 30 में से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी के जो सचिव है मंगी पूनम, और उसके साथ उसका हस्बैंड जो बीजू करटम जो है, वो काफ़ी लंबे समय से उस क्षेत्र में थे। उनके साथ में काफ़ी सारे जो है पार्टी मेंबर्स ने सरेंडर किया है और लोग सरेंडर्स के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो 5 तारीख को जो हथियार के साथ में आत्मसमर्पण किए थे, इसमें और 30 लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प लिया है। आज दिनांक 7 फरवरी को जिला सुकमा अंतर्गत टोटल 21 माओवादी कैडर AK-47, SLR, इंसास, BJL लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स के साथ समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं।
उन्हें समाज भी स्वागत किया। हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आज बाहर आए हैं, उन्हें भी मुख्यधारा में स्वागत की जा रही है। टोटल आज दिनांक 7 फरवरी को बस्तर संभाग के अंतर्गत 51 माओइस्ट कैडर्स आर्म सबमिशन के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है। डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, एसटीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार अभियान संचालित कर रहा है। उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, जहां धमतरी डीआरजी ने नक्सलियों का डंप बरामद किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर गरियाबंद के जंगल से एक ग्रेनेड लॉन्चर, एक राइफल, 3 ग्रेनेड और बारूद बरामद किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। परतापुर क्षेत्र के मुरुल नापा के जंगलों से 5-5 किलो के 3 आईईडी बरामद किए गए हैं। बता दें कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किए गए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। वहीं नारायणपुर के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मारक ध्वस्त किया। कोहका मेटा थाना क्षेत्र के ग्राम फरस गांव में पुलिस और 41वीं वाहिनी आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई में नक्सली स्मारक ध्वस्त किया गया है। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सफलता की तस्वीरें हैं। ये देखिए, नक्सलियों का डंप बरामद हुआ, यानी कि उनके जो हथियार होते हैं, जो और सामग्री होती है, और ये बरामद हुआ। और ये जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं नक्सली, उनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई हुई। दूसरी तस्वीर आपको नारायणपुर की दिखा रहे हैं, और तीसरी तस्वीर कांकेर की, जहां नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया गया। कर्नल सोफिया मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने शनिवार को फिर सफाई दी और अपने बयान के लिए माफी मांगी। लेकिन जब मीडिया ने उस बारे में बात करना चाहा तो मंत्री शाह बचते नजर आए। उधर विजय शाह के विवादित बयान मामले में कांग्रेस पहले से ही मुखर है। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह को हटाने की मांग पहले ही कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज, किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूं। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने अपने विवादित बयान मामले में एक बार फिर सफाई दी है और माफी भी मांगी है। लेकिन ये सब तब हुआ जब मंत्री जी पर मीडिया के सवालों से बचने के आरोप लगे। दरअसल 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में फिर सुनवाई होनी है। इस सुनवाई से पहले विजय शाह शुक्रवार को भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनका ये कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन बीजेपी दफ्तर से बाहर निकलते ही जैसे ही मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई और अभियोजन स्वीकृति को लेकर सवाल पूछे, विजय शाह कोई जवाब दिए बिना कैमरों से बचते हुए सीधे कार में बैठकर रवाना हो गए। लेकिन अगले ही दिन शनिवार को मंत्री जी फिर मीडिया के बीच नजर आए। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूं। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूं। सोमवार को विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इधर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान मामले में कांग्रेस भी काफी मुखर रही है, उन्हें हटाने की मांग भी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन की, संस्कारों की और तमाम सारी बातों का जिन्होंने अपने ऊपर ठेका ले रखा है, मेरा मानना यह है कि एक आदमी सरेआम, जिसको सारी दुनिया को जो अपराध पता है, उस अपराध के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उस व्यक्ति से न तो प्रश्न पूछा है और न उस दिशा में कोई काम किया है।
पिछले साल 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आतंकियों ने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। तब लेकर अब तक विजय शाह कई बार माफी मांग चुके हैं। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर जिले के दौरे पर। उन्होंने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से दलहन उत्पादन बढ़ाने का भरोसा दिलाया गया। वहीं प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की उपजाऊ धरती, समृद्ध जल संसाधन और अनुकूल जलवायु हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इकार्डा जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का सशक्त होना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। भारत में अन्न केवल उत्पादन नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति और संस्कार का आधार है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जिससे इस मिशन का सर्वाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूं, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है, लेकिन किसानों के सारे हित को जो सुरक्षित रखा भारतीय किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को, सच में हम तो अपने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले हर राज्य में अब ये उत्सव का मौका है जब हमारे इन सारे हितों की रक्षा करते हुए भारत सरकार देश को आगे बढ़ा रही है। राज्य में सभी राज्यों से आए हुए सभी मंत्रियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन के साथ वो जब उनको समय मिले हमारे किसानों के खेतों में जाए, रास्ते में खेत पड़ रहे किसानों के द्वारा जो फसल उत्पादन करने की जो अद्भुत छटा दिख रही है, वो मध्य प्रदेश की प्रगति को अपनी आंखों के माध्यम से, अपने अनुभव से सीखे और सच में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर दाल समृद्धि का ये जो संकल्प है निश्चित रूप से पूरा होगा। सशक्त किसान से ही समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। इस संकल्प के साथ मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन का काम आरंभ हो चुका है। किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च 2026 है। अन्नदाताओं की सुविधा के लिए राज्य भर में 3186 किसान पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीता परिवार में 5 शावकों के जन्म पर हर्ष व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महोत्सव का समापन हो गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 141.4 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि धान खरीदी की अंतिम 2 दिनों में 13,000 किसानों ने 1.19 लाख मीट्रिक टन धान बेचा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर किसानों में कोई शिकायत नहीं है और ना ही कोई मांग है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए खाद्य मंत्री ने कहा, कांग्रेस के राज में किसान खून के आंसू रोते थे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के अंतिम आंकड़े सामने आ चुके हैं। प्रदेश में इस बार भी 141 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी की गई है। इस बार पहली बार बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई भी की गई। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे सर कितनी खरीदी हो पाई और कितने संतुष्ट हैं धान खरीदी के जो अंतिम आंकड़े सामने आए। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
किसानों के एक एक दाना धान खरीदने का जो वादा था, हम लोग 15 नवंबर से और 31 जनवरी तक के धान खरीदी की थी, जिसमें हमारा 139.85 लाख मीट्रिक टन धान हम लोग खरीदी किए थे। लेकिन फिर भी तो कुछ किसानों का मांग आया कि कुछ टोकन कटने के बाद और उसका सत्यापन होने के बाद कुछ किसान का धान खरीदी नहीं हुआ है। ऐसे हमारे पास शिकायत और मांग आया। इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से जाकर के मैं निवेदन किया कि 2 दिन का समय और बढ़ा दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें कुछ बचे हुए किसान हैं उसका भी धान खरीदी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करके 5 और 6 तारीख को समय बढ़ाया है और इस 2 दिन में 13,000 किसान ने धान बेचा और उसमें 1.19 लाख मीट्रिक टन धान उस 2 दिन में हम लोग खरीदी किए। यही वजह है कि पिछले साल तक हम लोग देखते थे कि किसानों की मात्रा तो उतनी रहती थी, धान का आंकड़ा बढ़ जाता था। इस बार किसानों की संख्या अधिक है लेकिन धान जो है वो उसका जो आंकड़ा है वो अपेक्षाकृत कम आया। तो क्या यही वजह है कि अवैध धान को पकड़े, बिचौलियों को पकड़े, इस वजह से ये स्थिति बनी? क्या है, अवैध धान ना आए, अवैध धान को रोकने के लिए सरकार सख्त था और जो अवैध धान जो आता था या रिसाइकलिंग होता था, इसको रोकने के लिए भरसक प्रयास किया गया है। और इस साल हम कह सकते हैं कि जो किसानों का धान है उसे खरीदी किया गया है और बाहर से जो धान आता था उसमें उसको रोका गया है। तो ये खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी का सीधा कहना है कि छत्तीसगढ़ के वास्तविक किसानों ने अपना धान बेचा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सियासी आरोप है और कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, IAS24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश में खनन माफिया बेलगाम नजर आ रहे हैं। ग्वालियर जिले के बिलौआ गांव में खनिज विभाग की टीम ने औचक छापामार कार्रवाई कर अवैध उत्खनन में लगे करीब 80 डंपर और भारी मात्रा में बोल्डर जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं ने विवाद की स्थिति भी पैदा की। जिला कलेक्टर रुचिका चौहान ने पूरे मामले की जांच के निर्देश देते हुए खदान संचालकों को तत्काल काम बंद करने के आदेश दिए हैं। ग्वालियर भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि मामला संज्ञान में है और दोषी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अगर कोई अवैध उत्खनन को लेकर या किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है, FIR तुरंत दायर होती है। ये पुलिस और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पे कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि तुरंत जैसे ही पता पड़ता है तुरंत एक्शन लिया जाता है और एक्शन लिया जाता है तो आप लोग उसको चैनल पे दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। समय समय पर कुछ खदानें हैं जिनका लीज पीरियड खत्म हो जाता है या फिर पूर्व से स्वीकृत नहीं है या कुछ फाइन इत्यादि न भरने की वजह से वो सस्पेंडेड है। तो इस प्रकार की सूचना मिल रही थी कि जो नॉन ऑपरेशनल खदानें हैं वहां पर लास्ट 1 वीक के अंदर कुछ ब्लास्टिंग होकर के मटेरियल वहां मौके पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जिले से एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। खजुराहो के बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत राजगढ़ में कथित खजाना मिलने के दावे को लेकर मामला फिर गर्मा गया। सरपंच रमेश विल्ला ने जिला पुलिस अधीक्षक अगम जैन को ज्ञापन सौंपकर खजाने को जब्त कर शासकीय संपत्ति घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कथित तौर पर सोने के सिक्के और बिस्किट रखने वालों के नाम भी सौंपे हैं। सरपंच ने स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए। बता दें कि 28 जनवरी को राजगढ़ पैलेस के पास सड़क खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिलने का दावा किया गया था। ग्वालियर की चर्चित सचिन तेंदुलकर मार्ग इन दिनों शहरवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। कुलपति बंगला से हुरावली चौराहा तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर गड्ढों और उखड़े डामर से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पिछले 2 वर्षों से सड़क बदहाल है और वाहन चालकों को हिचकोले खाते हुए गुजरना पड़ रहा है। सड़क निर्माण को लेकर स्मार्ट सिटी, PWD और नगर निगम के बीच तकनीकी पेच फंसा हुआ है। स्मार्ट सिटी की ओर से 9 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। वहीं PWD ने डामर सड़क के लिए 10 करोड़ और CC रोड के लिए 16 करोड़ का अनुमान दिया है।
उसमें एक अच्छा प्राक्कलन बनाया गया है। लगभग 9 करोड़ की राशि उसमें स्वीकृत थी। फिर उसमें विगत 10 दिन पहले एक समीक्षा बैठक में वहाँ हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक बार उसको जो स्मार्ट सिटी से जो कार्य है उसका एस्टीमेट का है परीक्षण कर लिया जाए कि उसमें सीसी रोड के माध्यम से बन सकता है या फिर और गुणवत्ता में कहीं कोई कमी तो नहीं है। स्मार्ट सिटी द्वारा जो एस्टीमेट तैयार किया गया है उसका परीक्षण एक बार पीडब्ल्यूडी से कराया जा रहा है। ग्वालियर का यही वही चर्चित तो मार्ग है जैसे सचिन तेंदुलकर मार्ग के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सचिन तेंदुलकर मार्ग इस समय ग्वालियर में चर्चा में है। उसकी वजह है कि इस सड़क की हालत आप दुर्दशा देख सकते हैं। यहाँ गड्ढों में सड़क नहीं है बल्कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं और यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सड़क की दशा सुधारने के लिए यहाँ के लोगों ने सचिन तेंदुलकर यानी मास्टर ब्लास्टर से खुद अपनी दरख्वास्त की थी और कहा था कि इस सड़क की दुर्दशा को सुधार दिया जाए, क्योंकि लगातार इस सड़क के ऊपर नगर निगम, स्मार्ट सिटी और कोई भी एजेंसी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सचिन तेंदुलकर जिसने मास्टर ब्लास्टर के रूप में इस मार्ग का नामकरण किया था, 2010 में डबल सेंचुरी बनाई थी। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों की आप स्थिति देख सकते हैं कि लगातार ये एक सड़क का एक हिस्सा है लेकिन पूरी सड़क की ऐसी ही स्थिति है। यहाँ से जब वाहन चालक गुजरते हैं तो वो नगर निगम और स्मार्ट सिटी को कोसना नहीं भूलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अब स्मार्ट सिटी के इस काम के साथ साथ स्मार्ट सिटी और नगर निगम के बीच जो कोऑर्डिनेशन किया गया था उसके तहत यहाँ पर इस सड़क के लिए सबसे पहले 9 करोड़ रुपए का टेंडर पास भी हो गया है। लेकिन इस टेंडर के साथ साथ यहाँ पर लोगों ने अब जो कि इसमें जो पेच फंस गया है सड़क बनने में, उसमें पेच इस बात का है कि अब इस स्मार्ट सिटी के साथ पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण करेगी जिसका बजट अलग से स्वीकृत किया जाएगा। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लगातार परेशान होते हैं। इस सड़क को सचिन तेंदुलकर मार्ग अब आप कैसे देखते हैं? कब तक बनेगी सर? ये यहाँ से निकलते हैं तो निकलने में बहुत परेशानी होती है। ये आश्वासन तो दे देने का भी शायद यहाँ पर सांसद जी भी देखने आए थे। कितने साल से स्थिति है? ये काफ़ी समय हो गया, हम निकलते हैं यहाँ से और बहुत परेशानी आती है। बरसात में तो रोड भर जाती है। यहाँ से नहीं, यहाँ से सुरौल तक है साहब, सुरौल तक ऐसी स्थिति है क्योंकि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के बीच में पेच फंसा हुआ है और आखिर काम कौन करेगा यह भी अभी तय नहीं है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।